उधर नंदिता को खबर मिल गई थी कि अमर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसने अपने कुछ लोगों को अमर के पीछे ही काम पर लगाया था। जैसे ही नंदिता को ये पता चला कि कौशिक की मौत हो चुकी है और अब सब अमर के नाम होने वाला था, तो वो तुरंत समर्थ के पास पहुंच गई। समर्थ बड़े आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ वेब सीरीज देख रहा था कि अचानक से जब उसने अपने सामने नंदिता को देखा तो वो उठकर बैठ गया और नंदिता से बोला, मुझे आपका चेहरा देखकर हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी गलत खबर के साथ हमारे पास आती हैं? नंदिता समर्थ की बात पर अपना मुंह बनाते हुए बोली, तुम अपनी बकवास ना बंद रखो और आंखें खोलो। तुम्हें पता भी है सब कुछ बदलने वाला है और हमें तो यहाँ से कहीं चले ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खराब दिन शुरू हो गए हैं। नंदिता की बात सुनकर समर्थ गुस्से से उसे देखते हुए बोला, आपके मुंह से कभी कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता ना, हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही बोलती रहती हैं। साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है? नंदिता उसे देखकर परेशान होते हुए बोली, मिस्टर कौशिक को किसी ने गोली मार दी है और उनके बेवकूफ भाई ने पूरा बिजनेस अमर को देने की बात कही है। जैसे ही समर्थ ने ये सुना तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नंदिता को देखकर बोला, क्या कहा आपने? वो सारा बिजनेस अमर को देने वाले हैं? और फिर अगले ही पल हंसते हुए बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अमर तो वैसे भी इस बिजनेस को कभी चला ही नहीं पाएगा और पहली बात तो वो इसे लेने से ही मना कर देगा। जैसे ही समर्थ ने इतना कहा तो नंदिता उसे देखकर बोली, ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता समर्थ कि जब इंसान मुसीबत में होता है तब वो पानी की जगह खून भी पीने के लिए तैयार हो जाता है। अमर ने उस बिजनेस के लिए हाँ बोल दिया है और इसमें मिस्टर कौशिक का मैनेजर उसकी मदद कर रहा है। नंदिता की बात सुनकर समर्थ गुस्से में वहां से निकल गया। नंदिता ने उसे 2 बार बुलाया भी, लेकिन उसने नंदिता की बात को अनसुना कर दिया। नंदिता गुस्से में उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, जब से रूही के सामने मेरा असली चेहरा आया है तब से इसने मुझसे बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। ऐसा लगता है कि इसे अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद यही वक्त है इसे बताने का कि मैं चीज क्या हूँ। इतना बोलकर नंदिता वहां से चली गई। उधर अमर, जो कि उस डायरी के हर पलटते हुए पन्ने के साथ एक नई कहानी पढ़ रहा था, वो इस बात से हैरान था कि वो जिसके साथ काम कर रहा था वो इंसान कितना खतरनाक था। हालांकि इस बिजनेस में पैसा बहुत था, लेकिन ये सब अमर के उसूलों के खिलाफ था, इसीलिए वो चाह कर भी इसे पूरी तरह से अपना नहीं सकता था। अमर ने उस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए डायरी को जोर से बंद किया और बाहर खड़े मैनेजर को इशारा करके अपने पास बुलाया। मैनेजर जैसे ही अमर के पास आया तो वो उसे देखकर बोला, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे? अमर की बात सुनकर मैनेजर उसकी तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अमर ने उसकी तरफ देखकर उस डायरी को फाड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आज से मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ और इसकी जगह एक नया बिजनेस एक नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? अमर की बात सुनकर वो मैनेजर आगे बढ़कर अमर को देखने लगा और उस डायरी के पन्नों को बटोरते हुए बोला, ये आपने क्या किया? ये सिर्फ डायरी नहीं थी, इसमें करोड़ों का हिसाब किताब था, करोड़ों का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, एक नए बिजनेस के साथ। अमर की बात सुनकर मैनेजर एकदम शांत हो गया, जैसे कि वो हाँ में मंजूरी देना चाहता था। मैनेजर की हाँ समझने के बाद अमर वहां से निकलते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, ये मौका मुझे मिला जरूर बायलक है, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इतना बोलकर अमर ने रूही को फोन लगा दिया। अपनी कार की तरफ आता हुआ आज वो थोड़ा परेशान और थोड़ा खुश था। रूही ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने चहकते हुए रूही से कहा, रूही, आई नो कि तुम मेरा वेट कर रही होगी, लेकिन आज तुमसे ज्यादा मैं तुमसे मिलने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है और अपनी एक नई जिंदगी की प्लानिंग करनी है। जब अमर ने ऐसा कहा तो रूही थोड़ा परेशान हो गई
क्योंकि उसके और अमर के बीच में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा था। रूही बड़े धीरे से अमर से बोली, लेकिन अचानक से तुम्हें हुआ क्या है? अमर उससे मुस्कुराते हुए बोला, बस यूं समझ लो कि हमारी जिंदगी एकदम बदल गई है और इस बदली हुई जिंदगी में मुझे एक सबसे जरूरी चीज चाहिए और वो है तुम्हारा साथ। और अब तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कैफे खुलवाऊंगा और फिर तुम धीरे धीरे करके पूरे शहर में उसकी ब्रांचेस खोल लेना। इतना बोलते हुए अमर ने कार ड्राइव करना भी शुरू कर दिया। रूही कार की आवाज सुनते ही अमर से बोली, अमर, तुम कार ड्राइव कर रहे हो? तुम्हें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अमर रूही से कुछ बोलता कि तभी अचानक से सामने से आ रहे एक ट्रक पर उसकी नजर चली गई और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने अपना पैर ब्रेक पर रखा तो ब्रेक लगा ही नहीं और कार डिसबैलेंस हो गई। उसका फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अमर बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार के ब्रेक फेल हो चुके थे और इधर रूही का फोन भी कट गया था। उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से फिर से अमर को फोन लगाया। बार बार बजता फोन और फेल हो चुके ब्रेक अमर का दिमाग खराब कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन वो ये जान गया था कि रूही घबरा गई थी जब उसने देखा कि सामने रोड खाली थी और जैसे ही उसने फोन उठाने की कोशिश की तो अचानक से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार खाई में जाकर गिरने लगी। अमर के फोन उठाते ही रूही को अमर की एक चीख सुनाई दी और उसके 2 सेकंड बाद फोन कट गया। रूही उधर से बस अमर अमर चिल्लाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूही के हाथ किसी ने बांध दिए थे और वो अपनी आजादी के लिए छटपटा रही थी। रात भर रूही अमर को फोन करती रही, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। रूही के पास किसी का भी नंबर नहीं था। सुबह के 4 बज रहे थे और रूही फोन पे लगातार रोती जा रही थी। उसे पता था कि अब शायद अमर का फोन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक झूठी उम्मीद उसके हाथ बार बार फोन तक लेकर जा रही थी। तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आया और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही फोन उठाया तो उधर से एक लेडीज जल्दी में बोली, मिस रूही, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और वो मधुराज हॉस्पिटल में एडमिट है। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। जैसे ही रूही ने ये बात सुनी तो उसने पीछे मुड़कर बच्चों को देखा जो उठकर बैठ गए थे और रूही को देख रहे थे। बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सहमे हुए थे। रूही फोन काटते हुए जल्दी से बच्चों को पकड़कर बोली, चलो जल्दी मेरे साथ। बच्चे अभी सोकर उठे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। आधे घंटे बाद रूही हांफते हांफते बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो सामने से निकल रहे एक डॉक्टर को रोककर हांफते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पति आज सुबह ही यहाँ आए हैं। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ है और कैसे है? डॉक्टर रूही को देखकर कुछ सोचते हुए बोले, कहीं आप मिस्टर अमर की बात तो नहीं कर रही? रूही रोते और कांपते हुए डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर बोला, वो अभी आईसीयू में है और उनका ऑपरेशन चल रहा है। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए और उनके लिए प्रे कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया और रूही बच्चों को खुद में समेटकर एक कोने में बैठ गई। रूही आईसीयू के बाहर जलती रेड लाइट को देख रही थी कि तभी उसके सामने रंजन आकर खड़ा हो गया। रंजन को वहां देखकर रूही थोड़ा हैरान थी। रंजन उसे एक छोटा सा बैग देते हुए बोला, इस वक्त अगर तुम्हें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो ये है। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही ने उस बैग को खोलकर देखा जिसमें कि पैसे रखे हुए थे। ये देखकर रूही रंजन की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तभी रंजन रूही और बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अभी अमर के एक्सीडेंट के बारे में पता चला और मैं जानता हूं कि ऐसे हादसों के लिए कोई भी पहले से प्रिपेयर नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हें ये पैसे देने आया हूं। रूही रंजन से पैसे लेने से मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास सचमुच अभी इतने पैसे नहीं थे।
और उसे ये पता भी नहीं था कि अमर के इलाज में कितने पैसे लगने वाले थे। रूही अपने आंसू पोंछकर उस बैग को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए नीचे देखकर बोली, थैंक यू, मैं जल्दी ही ये वापस कर दूंगी। रंजन रूही की तरफ देखकर बोला, अभी तुम सिर्फ खुद को संभालो, पैसे की चिंता मत करो। और इतना बोलकर वो बेंच पर बैठ गया और बच्चों से बात करने लगा। वो बच्चों को लाइट फील कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उधर समर्थ जल्दी में अपने घर से कहीं निकलने वाला था कि तभी कनिका वहां आ गई और गुस्से से समर्थ पर चिल्लाते हुए बोली, सच सच बताना समर्थ, अमर का एक्सीडेंट तुमने कराया है ना? समर्थ कनिका को देखकर अपनी भौं सिकोड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ जो इस वक्त मैं ये सब करूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कब, क्या और कैसी चाल चलनी है। कनिका समर्थ को देखकर बड़े तेवर में बोली, ये सब तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस एक्सीडेंट में तुम्हारा कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। समर्थ कनिका को अपने सामने से हटाते हुए बोला, फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हटो मेरे रास्ते से, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। इतना बोलकर समर्थ वहां से निकल गया। बाहर आकर वो अपनी कार के पास खड़ा हो गया और कार में बैठते हुए खुद से बोला, किसी भी सूरत में ये कनिका को नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया, वरना कनिका कभी मेरा साथ नहीं देगी। और फिर वो गुस्से में कार आगे बढ़ाते हुए बोला, एक बार किस्मत ने तुम्हें मौत से बचा लिया है अमर, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। इतना बोलते हुए उसने अपनी कार की बगल वाली सीट पर रखे कुछ इंजेक्शंस को मुस्कुराते हुए देखा और फिर कार की स्पीड बढ़ा दी। उधर अस्पताल में रंजन रूही के पास बैठा उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था। तभी उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा और रूही एक बार फिर से अकेली हो गई थी। तभी रूही ने सामने देखा जहां से वीर भागते हुए उसके पास आ रहा था। वीर को देखकर रूही खुद को संभाल नहीं पाई और उसके पास जाकर उससे लिपटकर रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आ जाएगा। वीर रूही को खुद से हटाते हुए धीरे से बोला, कैसी है अब जीजा जी की तबीयत? उसने जैसे ही इतना कहा तो आईसीयू का गेट खुला और 3 डॉक्टर की टीम आईसीयू से बाहर निकली। रूही भागते हुए उनके पास आई और उन्हें देखकर हैरान होकर उनसे सवाल करने लगी। डॉक्टर रूही को शांत करते हुए धीरे से बोले, हमने उनका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। खून ज्यादा बह जाने के कारण अभी उन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा है और कुछ फ्रैक्चर्स भी हुए जिनका ऑपरेशन हो चुका है। बाकी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और इंतजार कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। रूही को अब राहत की सांस तो मिली थी, लेकिन उसके साथ ही साथ खतरा अभी भी मंडरा रहा था। क्या कभी अमर और रूही जान पाएंगे कि इस हादसे के पीछे समर्थ का हाथ था? और क्या करने वाला था समर्थ अब अमर के साथ? क्या इस बार पकड़ा जाएगा वो, या फिर खत्म होगा उसका बदला? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला। डॉक्टर वहां से जा चुके थे, लेकिन रूही अभी भी बेजान ही थी। तभी वीर रूही के पास आया और उसे देखकर बोला, दीदी मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मेरे कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन है और वहां मेरा होना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर वो फिर वहां से जाने लगा। रूही वीर की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। वीर ने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए तो रूही अपनी जगह से बिना मुड़े धीरे से बोली, पता है वीर, एक बार जब माँ किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गई थी और तू बीमार पड़ गया था, उस दिन मैंने अपना एग्जाम छोड़कर तेरे साथ पूरा दिन बिताया था और तेरा ख्याल रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त तुझे मेरी जरूरत थी। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो वीर पलटकर रूही की तरफ खड़ा हो गया और रूही भी मुड़कर वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर मैं सच बताती हूँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और इतना बोलकर रूही आगे बढ़ते हुए बहुत ही उदास मन से लेकिन हिम्मत के साथ बोली, जानता है वीर, अगर तू मेरा भाई ना होता ना तो शायद मैं तुझसे ये उम्मीद भी ना रखती, क्योंकि मैं इस दुनिया के सारे रिश्तों को बहुत करीब से देख चुकी हूँ। और आज तूने भी यहाँ से जाने की बात बोलकर
मुझे अपने रिश्ते का भी आईना दिखा दिया। और फिर वो बच्चों के पास आकर उन्हें बिल्कुल चिपकाते हुए बोली, क्या सोच रहे हो वीर, जाओ यहां से, तुम्हारी बहन बहुत स्ट्रांग है, सब अकेले देख लेगी। रूही ने जब ऐसे कहा तो वीर 2 मिनट तक रूही को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। वीर के जाते ही रूही फूट फूट कर रोने लगी। रूही को रोता हुआ देखकर आरव और अवनी अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से बोले, माँ प्लीज मत रो, हम दोनों हैं ना आपके पास, हम आपके साथ मिलकर पापा के लिए प्रे करेंगे और देखना वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, फिर वो हमें पिकनिक पर भी ले जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर रूही अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पापा जरूर ठीक होंगे, उन्हें हम तीनों के लिए ठीक होना ही पड़ेगा। रूही को पता था अगर वो बच्चों के सामने कमजोर पड़ेगी तो बच्चे टूट जाएंगे, इसलिए वो मुस्कुराकर बच्चों से बात करने लगी। तभी रूही ने देखा कि रंजन 2 लोगों के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी रंजन उसके पास आकर बोला, रूही, ये मेरे घर के मैनेजर हैं, मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों को इनके साथ मेरे घर पर भेज दो और ये मेरी गारंटी है कि मेरे घर पर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चाहो तो कैमरे में उन्हें देख भी सकती हो। रूही रंजन की बात सुनकर बच्चों की तरफ देखकर कुछ सोचने लगी। रंजन फिर से रूही को देखकर बोला, रूही, मैं बच्चों के अच्छे के लिए ही बोल रहा हूं। रंजन की बात सुनकर रूही बच्चों के पास अपने घुटनों पर बैठकर और उन दोनों को प्यार से गले लगाते हुए धीरे से बोली, मैं तुम दोनों को लेने जल्दी ही आऊंगी, तब तक तुम लोग अंकल के घर पर जाकर रहो और अगर मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लेना। बच्चे छोटे जरूर थे लेकिन वो अमर की तरह ही काफी समझदार थे और उन्हें पता था कि इस वक्त वो अस्पताल में नहीं रह सकते, इसीलिए वो दोनों अच्छे से रंजन के मैनेजर के साथ उसके घर के लिए निकल गए और फिर उन्हीं के साथ रंजन भी वहां से निकल गया। रंजन और बच्चों के जाने के बाद अब रूही बस अमर के रूम में आसपास चक्कर लगा रही थी। वो बहुत देर से आईसीयू रूम की तरफ देख रही थी लेकिन काफी देर तक उस रूम से कोई भी नहीं निकला और ना ही कोई उस रूम के अंदर गया। वो तो इस इंतजार में थी कि कब कोई नर्स या डॉक्टर आईसीयू से निकले और वो उससे अमर का हालचाल पूछ पाती। तभी उसने देखा कि एक डॉक्टर मास्क लगाकर हाथ में कुछ फाइल लेकर अमर के कमरे की तरफ जा रहा था। उसे देखकर रूही उसके पास आई और बोली, डॉक्टर, अंदर मेरे हस्बैंड हैं, प्लीज एक बार मुझे अपने साथ अंदर लेकर चलिए, मुझे उन्हें देखना है। लेकिन उस डॉक्टर ने रूही की बात को सुनना तो दूर, रूही की तरफ देखा भी नहीं और रूही को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। उस डॉक्टर की चाल देखकर रूही को वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने उस डॉक्टर से बार बार एक ही बात बोली लेकिन उस डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। रूही उस डॉक्टर के अंदर जाते ही फिर से मायूस से बेंच पर आकर बैठ गई। 2 मिनट बाद रूही बिजली की तरह अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो भागती हुई आईसीयू की तरफ जाने लगी। कुछ तो था जो रूही के दिमाग में अचानक से आया था। उसने जैसे ही आईसीयू का गेट खोला तो सामने समर्थ अमर के हाथ में एक इंजेक्शन लगा रहा था। उसे देखते ही रूही बहुत तेज चिल्लाई और आसपास कुछ ढूंढने लगी। तभी वहीं पास में रखा हुआ स्टूल रूही के हाथ लग गया और वो समर्थ को मारने के लिए तेजी से भागी। लेकिन समर्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर आईसीयू के अंदर बने एक छोटे से कमरे से निकलकर भाग गया। रूही भागते हुए चिल्लाकर बाहर आई। तब तक डॉक्टर और नर्सेस भी वहां आ चुके थे। रूही रोते हुए उन सब से बोली, कैसा हॉस्पिटल है ये? यहाँ कोई आदमी आकर मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन लगा रहा था, उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था और आप लोगों का कोई अता पता तक नहीं था। डॉक्टर रूही की तरफ देखते हुए बोले, आप फालतू में इतना हंगामा कर रही हैं, वो आदमी जरूर कोई डॉक्टर होगा, शायद अपने पति के एक्सीडेंट की वजह से आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रूही चिल्लाते हुए उन सब से बोली, वो डॉक्टर नहीं था, वो आदमी मेरे पति का और मेरा दुश्मन था और अगर वो डॉक्टर होता तो मुझे देखते ही यहाँ से भागता नहीं।
जैसे ही उसने इतना कहा तो एक नर्स चिल्लाते हुए डॉक्टर से बोली, सर, जहां से पेशेंट को इंजेक्शन लगाया गया था उसके हाथ की वो जगह नीली हो गई है। जैसे ही नर्स ने इतना कहा तो सभी डॉक्टर भागते हुए अमर के पास आ गए और रूही को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। रूही जोर जोर से रोते हुए उस आईसीयू के गेट के बाहर बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले तो रूही को जमीन पर बैठा हुआ देखकर हैरान रह गए। रूही डॉक्टर को देखकर अपनी जगह से उठकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ है डॉक्टर अमर को? अब वो ठीक तो है ना? उसका हाथ तो सही है ना? डॉक्टर रूही को शांत कराते हुए बोले, वो इंजेक्शन पॉइजन का था। आपने सही वक्त पर देख लिया तो ज्यादा क्वांटिटी में पॉइजन अंदर नहीं गया, लेकिन फिर भी उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। इतना बोलकर डॉक्टर रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए वहां से चले गए। अपने सामने अमर की इतनी बुरी हालत देखकर रूही की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अचानक से उसे न जाने क्या हुआ और वो अस्पताल के बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ी। उसका दुपट्टा बीच में ही कहीं गिर गया था। इस बात का शायद रूही को होश भी नहीं था, लेकिन उसके कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था और वो अब न जाने क्या करने वाली थी। लेकिन उसके चेहरे को देखकर सिर्फ इतना पता चल रहा था कि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। बाहर आते ही उसने टैक्सी को हाथ दिया और उसमें बैठकर निकल गई। कुछ देर बाद रूही समर्थ के घर के सामने खड़ी थी। शायद आज वो समर्थ के साथ आर या पार की लड़ाई लड़ने वाली थी। रूही चिल्लाते हुए उस घर के अंदर जैसे ही घुसी तो वहां कनिका, नंदिता और समर्थ पहले से ही मौजूद थे। नंदिता और कनिका रूही की आवाज सुनकर तुरंत ऊपर के कमरे में जाकर छुप गए और समर्थ तेज कदमों से बाहर की तरफ आने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि रूही यहाँ क्यों आई थी और वो कनिका के सामने ये सच नहीं लाना चाहता था। वैसे भी समर्थ की तरफ बहुत ही कम लोग थे, इसीलिए उनमें से किसी को भी वो खोना नहीं चाहता था। वो रूही को देखकर उससे बोला, तुम्हें अभी तक मैंने ये हक नहीं दिया कि तुम मेरे घर पर कभी भी मुंह उठाकर चली आओ, इसलिए बाहर निकलो मेरे घर से और जो भी बात करनी है बाहर करो। रूही गुस्से से समर्थ की फेवरेट चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, अगर मैं इस कमरे से और इस घर से बाहर ना गई तो तुम क्या करोगे? जान लोगे मेरी? इतना बोलकर रूही फिर से चिल्लाते हुए बोली, बताओ समर्थ, जान लोगे मेरी? ठीक वैसे ही जैसे तुमने अमर की जान लेने की कोशिश की। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो ऊपर कमरे में बैठी नंदिता और कनिका के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें तो समर्थ के इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समर्थ से जब रूही ने ऐसे कहा तो समर्थ समझ गया कि अगर उसने यहाँ पर इस बात को ना संभाला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी और फिर वो कनिका को कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वो रूही को चुप कराते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा पति पागलों की तरह कार चलाएगा तो कहीं भी गिरेगा ही। हर चीज का दोष मेरे माथे मत डालो। ये सुनकर रूही गुस्से से उस कुर्सी से खड़ी हो गई और समर्थ को धक्का देते हुए बोली, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। मैं सिर्फ आज तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बहुत कमजोर समझकर ही ये सब किया था, लेकिन शायद आज के बाद तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा कर जाऊंगी कि मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मैं एक शेरनी हूँ और अगर तुम मुझसे उलझने की कोशिश करोगे तो सिर्फ तुम्हारा ही शिकार होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना बोलते हुए वो एक एक कदम करके समर्थ के पास आने लगी। समर्थ को पता भी नहीं था कि रूही क्या करने वाली थी। समर्थ खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा उसकी तरफ बस गुस्से से देखे जा रहा था। रूही एकदम समर्थ के पास आकर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, यही सब तुमने अगर एक बार को मेरे साथ किया होता तो शायद हो सकता था कि मैं कुछ न करती, लेकिन मेरे बच्चों और मेरे पति के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। समर्थ रूही की आंखों में देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अंदर से बिल्कुल खोखली हो। जैसे ही समर्थ ने इतना कहा
तो रूही ने अपने दोनों हाथों से समर्थ को जोर से धक्का दिया और समर्थ चिल्लाते हुए पहली मंजिल से नीचे जा गिरा और उसका सिर फट गया। लेकिन वो होश में था और ऊपर खिड़की के पास खड़ी रूही को देख पा रहा था। रूही खिड़की पर पैर रखकर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला कर बोली, अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। न जाने क्यों मुझे सबको एक ही बात बार बार समझानी पड़ रही है कि अब मैं वो रूही नहीं रही। तुम लोग पहले वाली रूही समझकर मेरे साथ रिलेशन मत रखो। और इतना बोलकर रूही गुस्से से वहां से चली गई। जैसे ही रूही उस घर से बाहर निकली तो नंदिता और कनिका भागते हुए नीचे समर्थ के पास आ गए। नंदिता ने समर्थ को उठाकर बिठाया और उसकी चोट को पोंछने लगी, लेकिन कनिका दूर खड़ी बस उसे गुस्से से देखती जा रही थी। समर्थ ने जैसे ही कनिका की तरफ देखा तो कनिका उससे गुस्से से बोली, ये जानते हुए भी कि मैं अब अमर को पसंद करने लगी हूँ और उसे रूही से छीनकर अपना बनाना चाहती हूँ, तुमने अमर का एक्सीडेंट क्यों करवाया? कनिका की बात सुनकर समर्थ को कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कनिका आगे कुछ बोलती इसके पहले ही समर्थ चिल्लाकर उससे बोला, कनिका, मेरे घर में खड़े होकर और मेरे सामने इतना मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा और तुम मुझे रोकने वाली या मुझसे क्वेश्चन करने वाली कोई नहीं होती। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जैसे ही समर्थ ने इतना कहा तो कनिका गुस्से से वहां से चली गई और समर्थ दर्द से कराहने लगा। नंदिता ने एक डॉक्टर को बुलाकर समर्थ के सिर की पट्टी कराई और डॉक्टर कुछ दवा देने के बाद वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद समर्थ अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी वो नंदिता को देखकर बोला, जब तक मैं सही नहीं हो जाता तब तक आप मुझे यहाँ आकर सारी अपडेट देते रहना, और हाँ, प्लीज इस बार कोई भी गलती मत करना। मुझे एक एक खबर चाहिए, छोटी से छोटी। फिर वो दीवार की तरफ देखकर अपना हाथ उसमें मारते हुए बोला, और इस रूही को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जितनी हिम्मत उसे दिखानी थी उसने दिखा ली। मुझे पता है कि उसकी कमजोर नस क्या है और वहां पर कैसे वार करना है। कैसे बदला लेगा अब समर्थ रूही से, और क्या बच पाएगा अमर उस इंजेक्शन से? ये जानने के लिए सुनते रहिए। समर्थ से मिलने के बाद रूही वापस अमर के पास हॉस्पिटल आ गई। जब रूही अमर के पास आई तो उसने देखा कि अमर अभी भी बेहोश था। उसके पास खड़े डॉक्टर्स से रूही ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर, अब अमर कैसे हैं? रूही को परेशान देखकर डॉक्टर ने जवाब दिया, आप परेशान ना हो, मिस्टर अमर अब खतरे से बाहर हैं। बाकी उनके होश में आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। रूही की आंखों में आंसू थे। वो अमर के पास पड़ी चेयर पर बैठ गई और अमर के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, अमर, आप प्लीज अपनी आंखें खोलिए। देखिए ना, आपको हम कितना मिस कर रहे हैं। आप क्यों हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं? ये बोलते हुए रूही की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। सुबह हो चुकी थी। रूही अमर के हाथ पर सिर रखकर बैठी थी। न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, पर रूही की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। रूही के आंसू जब अमर के हाथ पर पड़े तो अमर की आंख खुल गई। अमर होश में आ चुका था। अमर की निगाह पास में बैठी रूही पर गई, जो अभी भी सोई हुई थी। पास में बैठी नर्स ने जब अमर को होश में आते देखा तो वो कुछ कहने वाली थी कि अमर ने अपने होठ पर उंगली रखते हुए नर्स को कुछ भी बोलने से मना कर दिया। नर्स ने भी बात को समझ लिया और कबाब में हड्डी ना बनने का सोचकर वहां से चली गई। अमर ने रूही को देखा। रूही को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं थी और उसकी पलकें भी भीगी हुई थी। रूही को देखते हुए अमर सोचने लगा, क्या तुमको सच में मेरी इतनी फिक्र है रूही, कि तुम रात भर मेरे पास बैठी थी? रूही को देखते हुए अमर के चेहरे पर न जाने कब मुस्कान आ गई। उसके कान भी लाल हो गए थे। अमर की निगाह सामने के ग्लास के विंडो पर गई, जिसमें अमर की शक्ल साफ दिख रही थी। अमर ने हैरान होकर खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा हूं?
ये कैसा अजनबी सा एहसास हो रहा है मुझे। फिर अमर ने दोबारा रूही को देखा, जिसकी आंखों से नींद में भी रह रहकर आंसू टपक रहे थे। रूही के गाल पर आए हुए आंसुओं को अमर ने उठकर पोंछना चाहा, जिससे उसके हाथ में लगा हुआ विगो खिंच गया और दर्द के मारे अमर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अमर की चीख सुनते ही रूही की आंख खुल गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? ये बोलते हुए रूही ने जैसे ही अमर को होश में देखा तो वो खुशी से अमर के गले लग गई। अपनी आंखें बंद करके रोते हुए रूही बस बार बार एक ही बात बड़बड़ा रही थी, थैंक गॉड आपको होश आ गया, भगवान ने मेरी सुन ली। रूही के अचानक गले लगने से अमर के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसके कान फिर से लाल हो गए। रूही कुछ देर यूं ही अमर के गले लगी रही। तभी नर्स डॉक्टर के साथ वहां आ गई। डॉक्टर ने दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ा सा खांसते हुए कहा, थैंक गॉड मिस्टर अमर, आपको होश आ गया, आपकी वाइफ बहुत परेशान थी। ये सुनते ही रूही होश में आई और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अमर की बाहों में पाया। रूही घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने घबरा कर झटके से अमर को छोड़ दिया, जिससे अमर के हाथ में लगा हुआ विगो फिर से दुख गया और अमर की चीख निकल गई। ओह आई एम सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। पास खड़े नर्स और डॉक्टर भी हंसने लगे और साथ ही अमर भी हंसने लगा। रूही को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए कि अभी कैसे हैं। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और अमर का चेकअप करते हुए कहा, यू आर लकी मैन मिस्टर अमर, जो आपको इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। रूही अपनी नजरें चुराकर खड़ी थी और अमर था कि वो बस लगातार मुस्कुराए ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रूही से कहा, अब ये खतरे से बाहर है, हमें कुछ दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आप इनका ख्याल रखिए और ध्यान रहे इन्हें कोई टेंशन ना हो। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अमर इधर उधर देखने लगा, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। जब रूही ने उसे ऐसे करते देखा तो रूही ने अमर से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? अमर ने रूही से पूछा, अवनी और आरव नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो? ये सुनकर रूही थोड़ा शांत हो गई। वो सोचने लग गई, अमर को कैसे बताऊं कि मैंने बच्चों को रंजन के साथ भेज दिया है। अगर अमर को ये पता चला तो अमर नाराज हो जाएंगे और डॉक्टर ने अभी अभी बोला कि अमर को टेंशन नहीं देनी है। अमर ने जब रूही को गहरी सोच में डूबे देखा तो अमर ने दोबारा रूही से थोड़ा परेशान होकर कहा, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? रूही ने अमर को शांत कराते हुए कहा, हाँ बच्चे एकदम ठीक है और वो मेरी एक दोस्त के घर पर है, मैंने ही उन्हें भेज दिया था ताकि वो आराम करें। जब अमर ने यह सुना तो वो शांत हो गया। फिर उसने रूही से कहा, मुझे बच्चों से मिलना है, प्लीज अपनी दोस्त को बोलो कि बच्चों को यहाँ लेकर आए, मैं उसे पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये सुनते ही रूही परेशान हो गई, पर अपने चेहरे की परेशानी को छिपाते हुए अमर से बोली, हाँ मैं अभी फोन करती हूँ, आप तब तक रेस्ट करो, मैं अभी आई। ये बोलकर रूही जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई। अमर को कुछ अजीब लगा, पर उसने सोचा रूही उसकी तबीयत को लेकर परेशान होगी। रूही ने बाहर जाकर रंजन को फोन लगा दिया। रंजन के फोन उठाते ही रूही ने हड़बड़ा कर कहा, आप प्लीज बच्चों को मेड के साथ हॉस्पिटल भेज दीजिए। ये सुनकर रंजन ने रूही से पूछा, क्या बात है रूही, सब ठीक तो है ना? तुम इतना परेशान क्यों हो और अमर कैसा है अब? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं अभी बच्चों को लेकर आता हूँ। जैसे ही रूही ने ये सुना उसने तुरंत रंजन से कहा, अरे नहीं आप मत आओ, मेड के साथ भेज दो, अमर अब ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, मैं रखती हूँ। ये बोलकर रूही ने फोन काट दिया। रूही अंदर अमर के पास चली गई। रूही ने देखा तो अमर आंख बंद करके लेटा था। थोड़ी ही देर में एक नर्स दलिया लेकर अमर के रूम में आई। नर्स के हाथ से ट्रे लेते हुए रूही ने कहा, आप मुझे दे दो, मैं इन्हें नाश्ता करवा दूंगी। ये सुनकर नर्स रूही को दलिया और कुछ दवाइयां जो अमर को देनी थी वो देकर वहां से चली गई। रूही ने अमर को सहारा देकर उठाया
और उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसे बिठा दिया। अमर बिना कुछ बोले बस रूही को ही देख रहा था। रूही अपने हाथों से अमर को दलिया खिलाने लग गई। अमर किसी छोटे बच्चे की तरह रूही की बात मानते हुए दलिया खाते खाते बस रूही को ही देखे जा रहा था। अमर ने देखा कि रूही का एक बाल बार बार रूही को परेशान कर रहा था और रूही के दोनों हाथ बिजी होने के कारण वो उन्हें हटा नहीं पा रही थी। अमर बिना कुछ सोचे अपने हाथ को रूही के चेहरे के पास ले गया और बाल को रूही के कान के पीछे कर दिया। रूही और अमर की नजरें एक दूसरे से मिली और वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिससे वो दोनों होश में आए। अमर ने नजर उठाकर देखा तो वहां मिस्टर कौशिक का मैनेजर और शहर के कुछ नामी लोग खड़े थे। अमर ने जब उन्हें देखा तो मुस्कुराकर उन्हें अंदर आने को कहा। रूही ये देखकर हैरान थी कि ये लोग कौन थे, पर रूही ने कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर कौशिक के मैनेजर ने अमर के पास खड़े टेबल पर एक बुके रखते हुए कहा, अमर सर, कैसे हैं आप? हम सभी को जैसे ही पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, हम तो घबरा गए थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मिस्टर कौशिक के साथ और अब आपके साथ। अमर ने मिस्टर कौशिक के मैनेजर से कहा, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ये बस एक एक्सीडेंट था और मिस्टर कौशिक के साथ जो भी हुआ वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो सब किसने और क्यों किया। थोड़ी देर सभी ने अमर से बात की और फिर सभी वहां से चले गए। उन सभी के जाने के बाद रूही ने अमर से पूछा, ये लोग कौन थे और मिस्टर कौशिक कौन है? क्या हुआ है उन्हें? ये सुनने के बाद अमर कुछ देर शांत हो गया। फिर अमर ने रूही की ओर देखकर गंभीरता से कहा, देखो रूही, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनना और बिना मेरी बात पूरी हुए प्लीज कोई राय मत बनाना। रूही ने अमर की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अमर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे फोन पर वही बात बताना चाह रहा था। मिस्टर कौशिक मेरे बॉस थे जिनके ऑफिस में मैं काम करता था। अमर ने शुरू से लेकर अब तक मिस्टर कौशिक की मौत से लेकर उसके एक्सीडेंट तक जो कुछ भी हुआ था सब रूही को बता दिया। रूही ये सुनकर परेशान हो गई और रूही ने अमर से कहा, अमर, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतने बड़े बिजनेस का आपको मिलना और फिर तुरंत ही आपका एक्सीडेंट और मिस्टर कौशिक का इस तरह से मरना, ये सब बहुत अजीब है। आपको कुछ हो गया तो मेरा। ये बोलते बोलते रूही रुक गई। रूही को परेशान देखकर अमर ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। अमर और रूही आपस में बात कर रहे थे कि तभी कनिका वहां आ गई। जब उसने अमर को रूही का हाथ पकड़े देखा तो उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। कनिका गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने मन में कहा, तुम दोनों मेरे रहते कभी करीब नहीं आ सकते। कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहे हो तुम दोनों। देखो अभी कैसे मैं इस खुशी को हवा करती हूँ। ये बोलने के बाद कनिका अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए कमरे के अंदर आते हुए बोली, अमर कैसे हो तुम? ये सब कैसे हो गया? जब रूही ने कनिका को वहां देखा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। कनिका ने रूही की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ रूही, तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई? क्या तुम्हें रंजन का इंतजार था कि वो यहाँ आएगा? रूही ने कनिका को शांत करना चाहा,
और उसने कनिका को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद रखो। तुम अमर से मिलने आई हो, मिलो और जाओ यहां से। कनिका ने तिरछी मुस्कान के साथ रूही से कहा, अरे भाई शांत हो जाओ, इतना भी क्या गुस्सा। तुम रंजन से हर तरह की मदद ले सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। रूही कुछ कहने ही वाली थी कि अमर ने बीच में ही कहा, एक मिनट, ये रंजन कहाँ से आ गया बीच में? और कनिका, तुम रूही से ऐसे क्यों बात कर रही हो? कनिका रूही को किनारे करते हुए अमर के पास आकर बैठ गई और भोला सा चेहरा बनाकर कहा, मैं रूही को कुछ गलत नहीं कह रही हूँ अमर, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी धोखे में ना रहो। रूही ने कनिका को शांत करना चाहा, पर अमर ने रूही को हाथ दिखाते हुए मना कर दिया और कनिका से कहा, देखो पहलियां मत बुझाओ, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। कनिका ने अमर की ओर देखते हुए कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टर रंजन तो दिल के कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने रूही की कितनी मदद की है, तुम्हारे इलाज के पैसे भी उन्होंने दिए और यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने साथ ले गए ताकि तुम दोनों की मदद हो सके। अमर ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से रूही को देखा जो परेशान होकर वहां खड़ी थी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए रूही से कहा, क्या ये सब सच है? रूही ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रूही की खामोशी ने अमर को जवाब दे दिया। अमर का गुस्सा वहीं फूट पड़ा। वो लगभग चिल्लाते हुए उठा और रूही से बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और तुमने मेरे लिए उस रंजन से क्यों मदद मांगी? रूही ने देखा कि विगो खींचने की वजह से अमर के हाथ से खून निकलने लगा था। रूही ने अमर को शांत कराते हुए कहा, देखो अमर, आपका गुस्सा होना अभी ठीक नहीं है। मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। वो तो बस डॉक्टर ने कहा था कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसीलिए ये बात मैंने छिपाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्या करेगा अमर? क्या अमर और रूही को पता चल जाएगा कि अमर का एक्सीडेंट किसने करवाया था? क्या कनिका इस बार रूही और अमर को जब अमर को कनिका ने बताया कि रंजन ने अमर के इलाज के पैसे दिए थे और साथ ही साथ वो आरव और अवनी को अपने साथ घर ले गया था, तो अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अमर ने गुस्से से रूही से कहा, रूही, मैंने तुमसे साफ पूछा था कि बच्चे कहाँ हैं, तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि बच्चे तुम्हारे किसी दोस्त के घर पर हैं और तुम्हें रंजन से पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रूही। अमर की बात सुनकर रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे तो क्या कहे, क्योंकि उसने तो अमर के भले के लिए ही उससे झूठ बोला था, पर अब ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा था। रूही ने अपने मन में सोचा, कनिका, तुम्हारी चालों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, पर मैं इतनी जल्दी तुमसे हार नहीं मानूंगी। ये सोचते हुए रूही ने अमर से कहा, देखो अमर, आपका गुस्सा होना अभी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मुझे करना पड़ा। आपने सुना ना कि डॉक्टर ने आपके सामने ही कहा था कि आपको कोई टेंशन नहीं देनी है, तो मैं कैसे आपको ये सब बातें बता सकती थी? और बच्चों को मैंने रंजन के साथ नहीं, उनकी मेड के साथ भेजा था। रूही ने देखा कि अमर के हाथ से खून निकल रहा था। रूही ने पास की मेडिसिन ट्रे से रुई उठाई और अमर के हाथ से बह रहे खून को पोंछते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। रूही की बात सुनकर अमर को कहीं ना कहीं रूही की बात सही लग रही थी, पर उसका मेल ईगो उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो रंजन की कोई भी हेल्प लेता। कुछ सोचते हुए अमर ने कहा, मैं तुम्हारा ये झूठ सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, तुम अभी जाओ और उसके दिए हुए पैसे वापस करके आओ। रूही ने ये सुना तो उसने थोड़ा परेशान होकर कहा, पर वो पैसे तो हॉस्पिटल में जमा हो गए हैं। रूही की बात सुनकर अमर ने रूही से कहा, पैसे की चिंता तुम मत करो, बस जितना कहा है उतना करो, और हाँ, मेरे बच्चों को साथ में के पास से ले आओ। ये बोलकर अमर ने मिस्टर कौशिक के मैनेजर को कॉल लगाया और उससे पैसे लाने को कहा।
कुछ देर में मैनेजर ने पैसे लाकर अमर को दे दिए। अमर ने वो पैसे रूही को देते हुए कहा, ये लो, इसे अभी और इसी वक्त जाकर रंजन को वापस करके आओ। ये बात सुनकर रूही ने अमर से कहा, मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये सुनते ही कनिका ने अमर के कुछ बोलने से पहले ही कहा, अमर अकेले कहाँ है, मैं हूं ना इसके पास, तुम फिक्र मत करो, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये बोलकर कनिका मुस्कुराने लगी। कनिका तो अमर के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी, और जब आज उसे ये मौका खुद सामने दिखाई दे रहा था तो वो भला इसे कैसे मिस कर सकती थी। अमर ने कनिका की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ यहाँ कनिका है, तुम जाओ जल्दी से ये काम करके आओ। अमर की तबीयत को देखते हुए रूही ने उससे कोई भी बहस न करने की सोचकर वो पैसे लिए और फिर वहां से निकल गई। पर जाते जाते रूही कनिका को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रूही के जाते ही कनिका ने अमर को देखते हुए कहा, अमर, आपको ये अचानक से क्या हो गया? जब मुझे पता चला कि आपको इतनी चोट लगी है तो मैं तो जैसे पागल ही हो गई थी। मैं तुरंत आपके पास आना चाह रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि आप किस हॉस्पिटल में थे। मैंने रूही को कई बार फोन लगाया, पर शायद वो किसी से लगातार बात कर रही थी। उसका फोन हर वक्त बिजी आ रहा था। ये बोलते हुए कनिका तिरछी नजर से अमर को देख रही थी। कनिका भी ये बात जानती थी कि उसने रूही को एक बार भी फोन नहीं किया था, पर कनिका कुछ न कुछ करके रूही को अमर से दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। कनिका की बात सुनकर अमर ने कुछ नहीं कहा, वो बस गुस्से में लेटा हुआ था। रूही के जाने के बाद अमर ने एक बार भी कनिका से कोई बात नहीं की, जिससे कनिका को बहुत दुख हो रहा था। हॉस्पिटल से पैसे लेकर रूही रंजन के ऑफिस की ओर निकल गई। रंजन ने जब अचानक रूही को वहां देखा तो वो हैरान रह गया। उसने रूही से कहा, अरे रूही, तुम यहाँ अचानक, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रूही अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर रूही ने पैसों को सामने की टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये आपके पैसे हैं और इन्हें आप रख लीजिए। रंजन ने पैसों को देखते हुए रूही से कहा, रूही, ये पैसे तुम ऐसे क्यों वापस कर रही हो? मैंने ये पैसे तुम्हें ये सोचकर नहीं दिए थे कि मैं तुमसे ये पैसे मांगूंगा, तो तुम क्यों वापस कर रही हो? रूही ने जवाब दिया, आई एम ग्रेटफुल कि आपने ऐसा सोचा, पर मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं इन्हें नहीं रख सकती हूँ। प्लीज आप इसे वापस ले लीजिए। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। रूही हॉस्पिटल की ओर निकल गई। रंजन के ऑफिस से हॉस्पिटल के रास्ते में नंदिता का एनजीओ पड़ता था। रूही जैसे ही एनजीओ के सामने से गुजरी, उसकी नजर एनजीओ से निकल रही नंदिता के ऊपर गई। रूही ने तुरंत अपनी टैक्सी रुकवाई और उसे पैसे देकर जल्दी से नंदिता के पास चली गई। नंदिता तब तक अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी, पर नंदिता जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि रूही ने उसका रास्ता रोक लिया। नंदिता ने जब रूही को अपने सामने देखा तो वो घबरा गई और उसने लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हें मरना है क्या गाड़ी के नीचे आकर? हटो मेरे रास्ते से। रूही ने कार का गेट खोला और नंदिता को कार से बाहर निकाल दिया। रूही की इस हरकत से नंदिता को बहुत गुस्सा आया। नंदिता ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बर्ताव है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता कि बड़ों से कैसे बर्ताव करते हैं? रूही ने तिरछी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, तो अब आपको याद आ गया कि आप मुझसे बड़ी हैं। मेरा घर और मेरा परिवार बर्बाद करते वक्त आपको याद नहीं आई थी ये बात कि बड़े तो बच्चों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, आपकी तरह उनकी खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाते हैं। खैर, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे मेरे पापा के पैसे चाहिए। नंदिता ने अपनी भौहें चढ़ाकर रूही को देखते हुए कहा, पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। और किस हक से तुम मेरे पास आई हो? मुझे ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारे उस भाई वीर से कोई भी मतलब है। रूही ने अपनी भौहें चढ़ा ली और नंदिता की बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, वही पैसे जो मेरे पापा ने आपको दिए थे मुझे और वीर को देने के लिए, उन्हीं पैसों की बात कर रही हूं मैं। आपने मुझे नहीं दिया, चलो मैं फिर भी समझती हूँ, पर आप वीर को तो वो पैसे दे ही सकती थी। उसने कितने धक्के खाए हैं
और मेरा आपके ऊपर कोई हक हो या ना हो, मेरा मेरे पापा के पैसों और उनसे जुड़ी चीजों पर पूरा हक है। नंदिता ने रूही को जोर से धक्का दे दिया, जिससे रूही पास खड़ी कार में जाकर भिड़ गई। फिर नंदिता ने रूही से चीखते हुए कहा, किस हक और पैसों की बात करने आई हो तुम? तुम्हें ये सब किसने बताया कि मेरे पास पैसे हैं? आज तक तुम लोगों ने और यहाँ तक कि तुम्हारे बाप ने भी क्या किया है मेरे लिए? तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों की वजह से मेरा अपना कोई बच्चा नहीं आया इस दुनिया में। तुम लोगों की वजह से आज मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ इस दुनिया में। रूही ये सुनकर शॉक्ड रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नंदिता से दोबारा पूछा, मुझे इन पैसों के बारे में किसने बताया? उससे आपको क्या मतलब? और आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, हमने क्या किया है आपके साथ? हमने तो बचपन से ही आपको अपनी माँ माना था, बिना किसी कंडीशन के आपसे प्यार किया था, तो कैसे हम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? ये सुनते ही नंदिता ने अपनी लाल आंखों से रूही को देखते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी सुना है मेरे कहने का वही मतलब था। तुम्हारे और वीर की वजह से तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कोई बच्चा नहीं किया। यशवर्धन ने शादी के बाद मुझे साफ साफ बोल दिया था कि उसके 2 ही बच्चे हैं और वही रहेंगे, रूही और वीर। यश ने मुझसे शादी तो की, पर तुम दोनों की वजह से मेरा अपना कोई परिवार कभी नहीं बन पाया। मैं तुम दोनों की आया बनकर रह गई। तुम दोनों की वजह से आज मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, इतनी नफरत जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे जो करना था मैं अब तक कर चुकी हूँ। अब मुझसे तुम लोग कोई उम्मीद न रखना। ये बोलकर नंदिता वहां से चली गई। आज नंदिता के मुंह से अपनी और वीर के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर और नंदिता की आंखों में इतनी नफरत देखकर रूही को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जो उन्हें प्यार करती थी, या यूं कह ले कि प्यार का दिखावा करती थी। वीर और रूही ने हमेशा से नंदिता को अपने दिल से प्यार किया था, पर आज अपनी उसी माँ का ऐसा रूप देखकर रूही का दिल टूट गया था। नंदिता की एक एक बात रूही के कानों में अब भी गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके दिल पर चुभ रही हो। कुछ देर तक रूही वहीं बुत बनकर खड़ी रही। तभी सड़क से जा रही गाड़ियों की आवाज से रूही होश में आई। न जाने कब चलते चलते रूही हॉस्पिटल पहुंच गई। जब रूही ने खुद को हॉस्पिटल के सामने पाया तो उसने अपना हुलिया सही किया और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उधर रूही के जाने के बाद कनका को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बस अमर के करीब आना चाहती थी। तभी वहां नर्स हाथ में सूप लेकर आई। वो अमर को सूप पिलाने ही वाली थी कि तभी नर्स को किसी ने बुला लिया। अमर ने वो सूप खुद से पीना चाहा, पर चोट के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। कनिका ने तुरंत अमर को सहारा देकर बैठाते हुए कहा, तुम मेरे होते हुए खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं पिला देती हूँ तुम्हें सूप। अमर के कुछ बोलने से पहले कनिका सूप का स्पून अमर के मुंह में डालकर अमर को सूप पिलाने लग गई। रूही जब रूम में आई और उसने कनिका को अमर के इतना करीब बैठकर सूप पिलाते हुए देखा तो उसका दिमाग वहीं खराब हो गया। रूही गुस्से से तेजी से चलते हुए कनिका के पास आई और उसके हाथ से सूप का बाउल ले लिया और कनिका को आंख दिखाते हुए रूही ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतना करीब जाने की? मैं अपने पति का ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो अब तुम जाओ यहाँ से। ये बोलकर जैसे ही रूही अमर के पास आने को हुई तो कनिका ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं अमर का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। और ये क्या तरीका है तुम्हारा? किसी के हाथ से ऐसे गर्म चीज छीनते हैं क्या? मैं भी जल जाती तो। जब रूही ने इतने हक से अमर को अपना पति कहा तो अमर के दिल की धड़कन जैसे बढ़ सी गई। उसे रूही की ये बात बहुत पसंद आई और अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब अमर के कानों में रूही की बस एक बात गूंज रही थी, मेरा पति। उसके अलावा उसके आसपास क्या हो रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रूही ने अपने दांत पीसते हुए कनिका से कहा, जल तो तुम रही हो, वो भी बिना गर्म खाना तुम्हारे ऊपर गिरे। अब यहां से तुम चलती बनो, नहीं तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया
कि मैं अपने पति का ख्याल रख लूंगी तो तुम निकलो यहाँ से। कनिका ने रूही को घूरते हुए कहा, चली तो मैं जाऊंगी, पर मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम किसका किसका ख्याल रखोगी, अमर का या रंजन का? क्योंकि अमर के ना रहने पर तुम हमेशा रंजन से ही चिपकी रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अमर से ज्यादा रंजन के साथ रहना पसंद है। अब क्या जवाब देगी रूही कनिका की इस बदतमीजी का? नंदिता के मन में खुद के और वीर के लिए इतनी नफरत देखकर क्या कदम उठाएगी रूही, और क्या होगा रूही का अगला कदम, और कैसे होंगे रूही और अमर के रिश्ते, जानने के लिए सुनते रहिए। कनिका ने जब रूही से कहा, अमर के ना रहने पर तुम हमेशा रंजन से ही चिपकी रहती हो, मुझे तो लगता है तुम्हें अमर से ज्यादा रंजन के साथ रहना पसंद है। कनिका की ये बात सुनते ही रूही का दिमाग जो पहले से ही खराब था, अब वो और खराब हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने बिना कुछ सोचे कनिका के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। रूही का थप्पड़ इतनी तेज था कि कनिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो पास ही रखी चेयर पर गिर पड़ी। रूही कनिका के पास आई और लगभग चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात बोलने की? सबको अपने जैसा समझा है क्या? आइंदा अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला या बोलने की हिम्मत भी की तो आज के इस थप्पड़ को याद रखना, समझी? कनिका को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बात सुनने के बाद रूही इस तरह से भी रिएक्ट कर सकती थी। उसे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही वो अपने आप को होश में लेकर आई तो उसने अपने गाल पर हाथ रखकर फुफकारते हुए रूही से कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए कनिका ने अपना एक हाथ उठाकर रूही के गाल की तरफ बढ़ा दिया। वो रूही को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि रूही ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और फिर रूही ने दांत पीसते हुए कनिका के कान में कहा, सोचना भी मत, अब तक मैं तुम्हारा लिहाज कर रही थी क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया था, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो तो ये मैं होने नहीं दूंगी। रूही के हाथ मरोड़ने से कनिका की चीख निकल गई। कनिका ने रूही से दर्द से छटपटाते हुए गुस्से में कहा, लीव मी। कनिका ने आंखों में आंसू लिए अमर से कहा, अमर, आपकी पत्नी मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही है और आप शांत हैं। आखिर मैंने क्या गलत बोला? सच्चाई बोलने पर कोई ऐसा करता है क्या? कनिका को लगा कि अमर उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, पर उसे क्या पता था कि अमर तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसके मन में अभी भी वही बात चल रही थी जब रूही ने कनिका से कहा था, मेरे पति से दूर रहो। कनिका की कोई बात अमर को सुनाई ही नहीं दे रही थी। रूही ने कनिका का हाथ झटके से छोड़ते हुए कहा, अपनी बची खुची इज्जत उठाओ और निकलो यहाँ से। अमर को शांत देखकर कनिका को बहुत हैरानी हुई। रूही को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कनिका वहां से निकल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस वक्त उसके वहां से चले जाने में ही भलाई थी। कनिका के जाने के बाद रूही अमर के पास आई और बिना कुछ बोले उसके पास बैठकर उसे सूप पिलाने लगी। अमर भी बस मुस्कुराते हुए रूही को देखता जा रहा था। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने अमर को डिस्चार्ज कर दिया। जब तक अमर हॉस्पिटल में था, आरव और अवनी को कभी रूही संभालती और कभी मिस्टर कौशिक का मैनेजर आशीष संभालता था। आज पूरे एक हफ्ते के बाद अमर हॉस्पिटल से घर आ रहा था। अब उसकी चोट काफी हद तक भर चुकी थी। इस एक हफ्ते में रूही ने अमर का बहुत ख्याल रखा था। रूही ने सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर दिया था, साथ ही बच्चों और आशीष के लिए खाना बनाकर भी रख दिया था। आज संडे था तो बच्चे भी घर पर थे। रूही जल्दी से हॉस्पिटल गई और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अमर को घर ले आई। जैसे ही डोरबेल बजी तो अवनी और आरव भागकर दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोलकर तुरंत ही अमर के गले लगते हुए बोले, पापा आप आ गए। वी मिस्ड यू सो मच पापा। अमर ने बारी बारी से अपने हाथ को अवनी और आरव के गालों पर रखते हुए कहा, आई मिस्ड यू टू बच्चों। रूही ने बच्चों से कहा, अब पापा को अंदर भी आने दो तुम लोग। ये बोलकर रूही सहारा देते हुए अमर को घर के अंदर ले गई, क्योंकि उसके हाथ और पैर की चोट अभी पूरी तरह से नहीं भरी थी। अमर घर में आकर बैठ गया। आरव और अवनी ने अपने हाथ से बने हुए कार्ड्स को अमर को देते हुए कहा, पापा हमने आपके लिए कुछ बनाया है।
अमर ने जब वो कार्ड्स पढ़े तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों बच्चों ने कार्ड में लिखा था, डियर पापा, यू आर द बेस्ट फादर, वी लव यू सो मच। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। अमर ने कार्ड्स को किनारे रखते हुए कहा, अच्छा जी, तो मस्ती करने के लिए पापा के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब तो पापा को ठीक होना ही पड़ेगा। तभी अवनी ने धीरे से कहा, नहीं पापा, सिर्फ मस्ती नहीं करनी थी, हमें तो आइसक्रीम भी खाना है ना। ये सुनते ही सभी हंसने लग गए। कुछ देर बच्चों के साथ समय बिताने के बाद अमर ने आशीष से कहा, आशीष, थैंक्स, आपने मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखा। आशीष ने हंसकर अपना सिर झुका दिया और वहां से नासिक के लिए निकल गया, क्योंकि काम भी करना जरूरी था। रात में जब रूही बच्चों को सुला रही थी तो अमर ने रूही से कहा, कल मुझे नासिक के लिए निकलना होगा। रूही ने हैरानी से कहा, अचानक से नासिक क्यों? अमर ने कुछ सोचते हुए कहा, मिस्टर कौशिक का सारा बिजनेस नासिक से ही हैंडल होता है, पर मेरा बार बार नासिक से अप डाउन करना मुश्किल होगा, तो मैं सोच रहा था कि अब जब सब मुझे ही संभालना है तो क्यों ना मैं बिजनेस को यहीं अपने शहर पुणे में शिफ्ट कर लूं। रूही को भी अमर की बात ठीक लगी, इसलिए उसने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, पर आपकी चोट अभी भी नहीं भरी है और ऐसी हालत में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। तभी रूही को याद आया कि उसे आरव ने बताया था कि मंडे को उसके दोस्त ने अपने घर पर आरव और अवनी दोनों को ही नाइट स्टे के लिए बुलाया था। कुछ देर शांत रहने के बाद रूही ने अमर से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बच्चों के प्लान के बारे में सब कुछ जानने के बाद अमर को भी रूही का फैसला सही लगा। उसने सोचा कि इसी बहाने उसे कुछ समय रूही के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए अमर ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर रूही ने आरव के दोस्त की माँ को मैसेज कर दिया था कि वो बच्चों को स्कूल से पिक कर लेंगी। अगले दिन अमर और रूही ने बच्चों को स्कूल छोड़ा और फिर वहां से नासिक के लिए निकल गए। रूही ड्राइव कर रही थी। कार में बहुत शांति थी, क्योंकि ये पहली बार था कि अमर और रूही ऐसे साथ में बिना बच्चों के कहीं जा रहे थे। अमर कुछ कहना चाहता था, फिर उसने रेडियो ऑन करने का सोचकर जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे कुछ अलग ही एहसास हुआ। उसने देखा कि उसका हाथ रूही के हाथ पर था। रास्ते की ओर देखते हुए रूही ने भी रेडियो ऑन करने के लिए ही अपना हाथ बढ़ाया था। अमर के हाथ से हाथ टकराते ही रूही ने अपना हाथ खींच लिया और अमर रेडियो ऑन करके मन ही मन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद वो लोग नासिक पहुंच चुके थे। रूही और अमर नासिक पहुंचने के बाद सीधे मिस्टर कौशिक के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग अंदर गए, आशीष ने आकर उनका स्वागत किया। जब रूही ने देखा कि सब लोग अमर की बहुत इज्जत कर रहे थे और उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे, तो ये देखकर रूही को बहुत खुशी हो रही थी। तभी अमर ने रूही से कहा, रूही, तुम यहाँ बैठो, मैं अपना काम करके आता हूँ। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। आशीष ने जाते हुए प्यून से कहा, ये अमर सर की वाइफ मिसेस रूही है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर आशीष अमर के साथ अंदर केबिन में चला गया। अमर के जाने के बाद ऑफिस का प्यून रूही के पास आया और उसने रूही के सामने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, मैडम, आपके लिए पानी, क्या मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आऊं? रूही ने मना करते हुए कहा। रूही से कहा, और हमें भी तो समय चाहिए, नए घर में हम ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। रूही ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर मुस्कुराने लगी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को भी खुशी हो रही थी। उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे। अगले दिन रूही वीर से मिलने उसके हॉस्टल गई। रूही जब वीर के पास पहुंची और वीर के पास गई तो वो बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रूही को देखते ही वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रूही वीर के पास जाते हुए बोली, कैसा है मेरा भाई? वीर ने बहुत ही अजीब लहजे में कहा, ठीक हूं। ये बोलकर वीर फिर से काम में लग गया। रूही ने मुस्कुराकर वीर से कहा, वीर, अब तुम हमारे साथ चल के रहो। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास अच्छा काम और अच्छा पैसा दोनों है। वीर ने रूही की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपना सिर किताब में घुसाते हुए रूही से कहा, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है।
मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, प्लीज यहां से चली जाओ। वीर की ऐसी बेरुखी देखकर रूही को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, वीर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी दीदी हूं, कोई गैर नहीं हूं। वीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि मुझे तुम लोगों का एहसान नहीं चाहिए। ये बोलते बोलते वीर रुक गया। वीर की निगाह दरवाजे पर खड़ी कनिका पर गई, जो वहां पर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। कनिका ने रूही और वीर की सारी बातें सुन ली थी। कनिका को देखते ही वीर खुश हो गया और भागकर कनिका के गले लग गया। रूही को यह देखकर हैरानी के साथ साथ तकलीफ भी हुई, क्योंकि इस वक्त वीर कनिका को देखकर एकदम वैसे ही खुश हुआ था जैसे कि कभी वो रूही को देखकर होता था। रूही ने कनिका को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कनिका ने रूही से नजरें मिलाते हुए कहा, वीर को अपने भाई जैसा मानती हूँ। अगर मैं उसे प्यार कर रही हूँ और उसके मन में मेरे लिए इज्जत है, तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? रूही कुछ कहती उससे पहले ही वीर ने कहा, कनिका दीदी मुझसे मिलने आई है, आपको क्या परेशानी है? अब मैं अपने मन से किसी से भी मिल भी नहीं सकता हूँ क्या? क्या उसके लिए भी मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? जब वीर ने रूही से इस तरह से बात की तो रूही को बहुत दुख हुआ। रूही वहां से आंखों में आंसू लेकर निकल गई। कनिका वीर के पास से सीधे समर्थ से मिलने चली गई। कनिका ने जाते ही रूही और वीर के बीच हुई सारी बातों को समर्थ को बता दिया। समर्थ ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से सामने रखी टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अमर, रूही, मैं हर बार तुम लोगों के लिए कोई प्लान बनाता हूँ और तुम लोग बच कर निकल जाते हो। अब की बार मैं जो करूंगा ना, वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। आखिर क्या करने वाला था समर्थ? क्या वीर रूही से और दूर होता जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते